सो लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आइडिया क्या होता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है दैट इज मास नंबर एंड दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। एंड जो नीचे वाला नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर न्यूट्रल एटम है, in that case protons are generally equal to electrons. Okay, so this is the idea and this type of question might be there in the examination. So that's it यहाँ पे। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, वो टर्मिनोलॉजी हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अ, जैसे एक टर्म होता है आइसोटॉप। ओके, wait for a moment, I guess I'm not able to let me go. One term is there called iso term. उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग आइसोटॉप के बारे में जानते हैं। ठीक है, सो आइसोटॉप क्या होता है? केमिकल स्पीसीज हैविंग, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल स्पीसीज हैविंग सेम atomic number but different atomic masses। ठीक है, सो हमारे पास है ना सम स्पीसीज माइट बी देयर in which we have same atomic number but different atomic masses, right? तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटॉप बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला एक, यहाँ पे 1 and 2 लिखते हैं और यहाँ पे 1 and 3 लिखते हैं। तो ये हमारे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका नाम जो होता है वो याद रख लेना है आपको। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम और इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है, और ये वाला होता है ट्रिटियम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये अलग अलग होते हैं और इसको हम लोग कैपिटल एच से एक्सप्रेस करते हैं, इसको कैपिटल टी से एक्सप्रेस करते हैं और इसको टी से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो दीज थ्री स्पीसीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है, इन सभी स्पीसीज के लिए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा? जैसे लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटॉन वैल्यू। ठीक है, तो लेट मी पुट इट प्रोटॉन ओवर हियर। तो ये प्रोटॉन वाला टेबल, कैन यू फील हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन हाइड्रोजन? One. How many protons are there in case of deuterium? Can you tell me the answer? Two. One. Only one. Proton will be one. And how many protons are there in the tritium? One. Certainly. One. Okay. See, please understand, जो number of proton होते हैं, number of proton होते हैं, ठीक है, वो होते हैं Z के इक्वल। क्लियर है? और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि Z की वैल्यू 1 है एंड 1 है। ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Z। ठीक है जी, so definitely proton का value 1 1 1 है। is that clear to everyone? Right, it is very simple. Now let's try to figure out the value of electrons। ठीक है,
since we know that these species are neutral, ये सभी कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी कितना आएगा, 1 1 1, बिकॉज अगर आपको पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो दोनों इक्वल होंगे, तब जाके वो न्यूट्रल बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट neutron value. So how many neutrons are there in case of hydrogen? Please tell. 0. And how many neutrons are present in case of deuterium? 1. And how many neutrons are present in the tritium? 2. Okay. So in the JEE Mains 2019, ठीक है, please understand. JEE Mains 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2019 के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे पूछा था, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स इन all the isotope of hydrogen. So what will be the answer? C. Is that clear? Yes, sir. ठीक है, 3 आंसर आएगा। कैसे आंसर आ गया 3? तो भाई यहाँ पे देखो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। सो 1 + 2 विल गिव यू 3। मेक सेंस? मालूम चल रही है ये बात? तो दिस Yes, इज sir. द एग्जांपल वी हैव, ठीक है। अभी देखो, ध्यान से देखना, ये जो स्पीसीज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर, ठीक है। और ये वाली जो स्पीसीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैवी वाटर। याद रहेगा आपको, हैवी वाटर कहीं पे अगर आपको यूज टर्म कहीं पे आपको हैवी वाटर मिलता है तो आपको याद रखना है कि दैट इज D2। क्लियर है? थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ, वो आप याद रख लीजिए। जो D2O होता है, दिस इज यूज्ड एज ए कूलेंट, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसको कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ना व्हाट इज कूलेंट, व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर, वो हमारा डिस्कशन अभी नहीं है। कूलेंट का मतलब होता है कि जो है ना हीट को एब्जॉर्ब कर सके। मेक सेंस? तो D2O के पास स्पेशल कैपेसिटी होती है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एंड द होल आइडिया बिहाइंड द न्यूक्लियर रिएक्टर विल, we are not going to discuss that thing over here because we are having some limitations. So उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई है। सो व्हाट इज आइसोटोप, ये आपको याद रखना। अभी आपको ऐसा लगेगा कि आइसोटोप कितने लोग एग्जिबिट करते हैं, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव आइसोटोप्स, बट ऐसा रहता है ना कि दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो आपका ट्रिटियम वाला है, ट्रिटियम, ठीक है, दिस वन, ये जो ट्रिटियम होता है, ये ट्रिटियम हमारा रेडियो एक्टिव होता है। आपको मालूम है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? No, sir. कंटिन्यूस सी, सपोज आपके पास में कोई भी एलिमेंट है और वो एलिमेंट के पास में स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली रेडिएशन को एमिट करता है, ठीक है। सो इफ एनी एलिमेंट इज कंटिन्यूसली एमिटिंग रेडिएशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली में क्या फिनोमिना है वो हेनरी बैकरेल ने डिस्कवर किया था वगैरह वगैरह, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट मच डिटेल। वो सब आपको मॉडर्न फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड के अंदर मिलेगा, तो वहां पे आपको पता चल ही जाएगा। खैर, हम अभी बस इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर जो एलिमेंट्स है उनके पास आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे क्लोरीन जो है उसके भी आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 17 और यहाँ पे लिखा होता है 35।
तो नेचर में अगर हम बात करें तो ये 75% एग्जिस्ट करता है, और एक होता है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा दैट इज 70, लेकिन जो मास नंबर है दैट इज 37। तो ये हमारे क्या हो गए, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन हो गए। सिमिलरली कार्बन जो होता है उसके भी आइसोटोप होते हैं, C12 होता है ये वाला, और यहाँ पे 13। इस तरह से भी हमारे पास कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली ऑक्सीजन के भी आइसोटोप होते हैं 8 एंड 16, और ऑक्सीजन 8 एंड 18। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन के भी आइसोटोप आपको मिलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको ठीक ठाक तरीके से समझ आ गई है। आइसोटोप क्या होते हैं? केमिकल स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, तो उनको हम लोग आइसोटोप बोलेंगे। ओके, अब आपको अगर पूछा जाए कि यहाँ पे न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस केस एंड दिस केस, कैन यू टेल मी द डेटा? न्यूट्रॉन्स 8 and 10. 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा? 10. ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सबका आंसर 8 एंड 10 आ गया होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट थोड़ी ना, हो गया ये तो बहुत सिंपल तरीके से। ओके, एक टर्म होता है आइसोबार। ठीक है, तो आपने ये भी नाम सुना होगा, आइसोबार, सुना है सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आइसोबार की डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? द केमिकल स्पीसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट? तो यहाँ पे आइसोबार के केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास है ना सेम एटॉमिक मास या मास नंबर बोलना चाहिए, सेम मास नंबर को हम कैपिटल ए से दिखाते हैं, बट डिफरेंट atomic number different, that is z. So z value will be different but the mass number will be same. Clear है? कोई एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं? एनी एग्जांपल? ये क्या है? आर्गन। ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन? 18. 18. Can you tell me the mass number data for this? Calcium 20. 20, mass number is 40. ठीक है, सो जो हमारा आर्गन होता है उसके पास एटॉमिक नंबर तो 18 है, बट जो मास नंबर की वैल्यू होती है दैट इज 40। क्लियर है? तो अब क्या हो गया कि आपके पास है ना ये वाली वैल्यू सेम है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। सो दीज टू कैन बी कंसिडर्ड एज आइसोबार। इनको हम क्या कह सकते हैं? आइसोबार हम बोल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? सिंपल है, Yes, Yes, sir. sir. ग्रेट। अगर मैं यहाँ पे बस एक छोटा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पी की वैल्यू बताइए, एन की वैल्यू बताइए और ई की वैल्यू बताइए। सिमिलरली यहाँ पे भी आप पी बताइए, एन बताइए और ई बताइए क्विकली। यहाँ पे पी कितना होगा? देखो पी होगा 18। ठीक है, ये नीचे वाला जो नंबर होता है ना जेड, दैट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज पी। और क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 18। ये बात सबको समझ में आ गई? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर? 22. 22. वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा? ये 20 होगा और ये भी 20 होगा। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर? 20. 20. तो आपको यहाँ पे देखो क्या चीज दिख रही है, जो आइसोबार है उसमें क्या डिफरेंस कौन सा है? डिफरेंट वैल्यू कौन सी है? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, Neutron. तो
इस तरीके से आपको देखना है। इधर देखो आप, यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसी है, 18, ये 20 है, तो ये भी डिफरेंट है। ठीक है, तो आइसोबार के केस में क्या हो रहा है, ज्यादातर वैल्यू अलग ही है हमारे पास। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन केस ऑफ आइसोबार, in case of isobars, the number of proton, neutron, electrons, all are different. All are different? Yes, all are different. Clear है बात? Yes, sir. तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कई बार आ जाते हैं। एक टर्म और आपको याद रखनी है, आइसोबार्स के अलावा एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और ये कई बार पूछा गया हो, isoelectronic species. Now, what is isoelectronic species? The species in which number of electrons are same. समझ में आ गई बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे मान लो कि NH3 है मेरे पास और मेरे पास है H3O+, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैन यू काउंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन NH3? तो NH3 के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन हम फाइंड करें तो कितने होंगे, नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं बच्चे, 7, और हाइड्रोजन के अंदर कितने होते हैं, 3। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 10। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और अगर हम बात करें H3O+, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन का वैल्यू काउंट करें तो कितना आ जाएगा, देखो हाइड्रोजन के अंदर क्या 11. आएगा, 3+, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू आई गेट? यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो हमारी ये वाली स्पीसीज NH3 एंड क्या होता है, ठीक है, NH3 and H3O+ will be isoelectronic in nature. क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. ये वाली टर्म्स आप याद कर लेंगे, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आपका काम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो दीज आर द सम टर्मिनोलॉजीज व्हिच वी नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, तो ये तो हमने याद कर लेना है। अब हमारी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो कहानी आगे बढ़ती है, जो हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो मॉडल फेल हो गया। उसके पीछे की वजह क्या है, तो रदरफोर्ड के मॉडल के फेल होने की सबसे बड़ी, द बिगेस्ट रीजन ओवर देयर इज व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब वहां पे बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उसका उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो प्रॉपर नहीं था। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर देयर। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द electron and the nucleus of an atom, what happened, nucleus is pulling electron towards itself, so electron will follow the spiral path and finally fall into the nucleus, and that will disturb the stability of atom. Clear है? तो वो जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाला पार्ट है, उसको वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो दैट इज द आइडिया। नाउ अगर वो मॉडल फेल हो गया है तो अभी क्या होगा, एक नया मॉडल आएगा। तो नया मॉडल जो है वो क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बट हम डायरेक्टली बोर्स एटॉमिक मॉडल पे जंप नहीं कर सकते, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बोर्स ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनका जो मॉडल है वो काफी सक्सेसफुल हुआ। तो उन्होंने क्या करा, जो पैरेलली, मतलब
उस टाइम पे कंटेम्पररी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग थ्योरीज प्रपोज करी थी। वो सारी थ्योरी को उन्होंने कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में रखा, उन सारे डेटास को एनालिसिस करते चले गए वो, और फिर उन्होंने फाइनली अपना एक मॉडल प्रपोज किया कि एटम शायद ऐसा होता होगा। ठीक है, इस तरह से। सो जो डेवलपमेंट बोर मॉडल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, उसके पीछे के ये दो वजह है। तो व्हाई बोर मॉडल इज बीइंग डेवलप्ड, और बोर मॉडल क्यों अपनी एग्जिस्टेंस में आया, उसके पीछे ये कारण थे कुछ। ठीक है, तो पहली वजह है ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, which means that radiation possess both wave like and particle like property. Now ये wave क्या होता है, we'll try to understand this also. ठीक है, फिर है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। नाउ व्हाट इज स्पेक्ट्रम, वो भी हम समझेंगे, which can be explained only by assuming quantized or electronic energy level. Now यहाँ पे एक नया शब्द आपको सुनने को मिला है, क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन या क्वांटा क्या होता है? तो अगर मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में क्वांटा शब्द को समझने की कोशिश करूं, तो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। ठीक है, क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट, यानी कि जो एनर्जी रहेगा वो क्वांटाइज रहेगा, मतलब रेडिएशन जो निकल रही है वो भी क्वांटाइज रहेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वांटाइजेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। क्वांटाइजेशन प्रोसेस, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि आपको है ना कोई भी, जैसे मान लो लेट्स लेट्स से, है ना, आप कुछ खरीदने गए मार्केट में, तो कोई शॉपकीपर है वो है ना ऐसे बोलता है कि पैकेट खरीदोगे तो आपको है ना इतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। और अगर आप एक एक चीज खरीदते हैं, जैसे पेन का एक पैकेट आपने खरीदा, तो लेट्स से आपके पास वो बोलता है कि इसके अंदर है ना 10 पेन है, 10 पेन है, लेकिन मैं इसको, पर पेन का प्राइस है लेट से 10 रुपीज, तो 10 पेन का प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, लेकिन वो आपको ऐसा बोलता है कि नहीं, मैं अगर आप पैकेट लेते तो 80 रुपीज में आपको दे दूंगा करके। तो अभी वो जो पैकेट है ना, वो एक क्वांटा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही बात। तो अभी क्या होता है कि दुकानदार है ना इस तरह से वो टर्म्स एंड कंडीशन रखता है कि नहीं, वो एक पेन तो बेचेगा ही नहीं। ठीक है, भले उसने आपको प्राइस पेन का बता दिया, लेकिन वो आपको बेच नहीं रहा, वो बोल रहा है कि पैकेट ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि जब जो वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, जो वेव निकल रही है वो क्या करेंगी, फिक्स पैटर्न पे ही निकलेंगी, यानी कि यहाँ से यहाँ पे वेव निकली, इसके बाद में यहाँ पे गैप आ जाएगा, फिर इस वाले रीजन में फिर से वेव्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्पेस है, लेट मी हाईलाइटेड, ये वाला जो स्पेस है ये खाली, ये बैकएंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, सो यू विल फाइंड नथिंग ओवर हियर। ठीक है, इट इज कंप्लीटली डार्क। तो आप जब वेव स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं, तो आपको यहाँ पे तो स्पेक्ट्रम में से दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे खाली स्पेस मिलेगा, फिर से स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देंगे। तो सम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर बीइंग ऑब्जर्व्ड ओवर हियर एंड सम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर बीइंग ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, राइट, एंड वी आर गोइंग टू गेट सम एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डार्क फ्रिंजेस। और डार्क मतलब वहां पे आपको कोई भी रेडिएशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है, मतलब वो जो ट्रांजिशन है, दैट ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। क्लियर है? अब देखो, अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सारा क्वांटाइजेशन से कैसे बोर मॉडल डेवलप हुआ है। देखो, तब सारा के सारा जो, मतलब द मेन रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल इज क्वांटाइजेशन प्रोसेस। देखो कैसे, रदरफोर्ड के मॉडल में ये कहा गया था कि ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे, तो ये आपका के सेल है, तो ये आपका एल सेल है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो क्वांटाइजेशन का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन है ना, या तो यहाँ पे घूम सकता है, यानी कि दिस इज लेट्स से n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पहली सेल में घूम सकता है या दूसरी सेल में घूम सकता है।
इलेक्ट्रॉन ये बीच वाली पोर्शन है ना, बीच वाली ये वाला पार्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता। ये मतलब है क्वांटाइजेशन कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव इन दिस पर्टिकुलर रेड, जो डॉटेड मैंने रेड कलर से बनाया है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन है ना रिवॉल्व नहीं कर पाए। वाई इट इज पॉसिबल? तो उसके पीछे उन्होंने लॉजिक बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहाँ पे वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑर्बिट है वो अलाउ नहीं है। तो अब आप वो सोचिए, जो रदरफोर्ड मॉडल में प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था कि इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस है उसकी तरफ अट्रैक्ट होके ये ऐसे स्पाइरल पाथ बना के अंदर चला जाता था। मतलब ये अट्रैक्ट होते 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 ऐसे अंदर जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, और इस तरह से फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये वाली प्रॉब्लम थी वहां पे। तो बोर ने ऐसा मतलब ऑब्जर्वेशन किया और डेटा उसने सपोर्ट में दिया कि देखो भाई ऐसा है, इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ से, ये जो पाथ है, ये जो रोड है, इस रोड को छोड़कर ये वाले रास्ते पे कभी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा यानी कि या तो ये n इज इक्वल टू 1 में घूमेगा, या तो ये n इज इक्वल टू 2 में घूमेगा, या तो ये n इज इक्वल टू 3 में घूमेगा। ठीक है, लेकिन ये बीच वाला जो गैप है वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट है। ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। बाकी जो स्पेस खाली पड़ी है वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो जो प्रॉब्लम था कि इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आर यू एबल टू फील दिस थिंग? पता चल रहा है आपको कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है एक्चुअली में? Yes, sir. ठीक है, तो आप जब बोर के पॉस्टुलेट्स को रीड करेंगे ना, तो वहां पे ऐसे साफ साफ लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज ट्रू, बट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ओनली इन दोज ऑर्बिटल which are having angular momentum which is integral multiple of h/2 pi। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है MVR, वो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए किसका? h/2 पाई का। ऐसा आपने देखा होगा बोर के पॉस्टुलेट्स में। क्लियर है? तो ये वैल्यू जो एंगुलर मोमेंटम की है, जहां पे सेटिस्फाई होगी, जैसे n इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई हो रही है, n इज इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई हो रही है, और n इज इक्वल टू 3 पे सेटिस्फाई हो रही है। मतलब आप n की वैल्यू 1.5 नहीं ले सकते, n की वैल्यू 2.3 नहीं ले सकते। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई 1.5 2.3 ऐसा कुछ वैल्यू आप ले ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको वो चीजें पैकेट में खरीदनी पड़ रही है ना, पैकेट्स में बात हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन। इज दैट क्लियर? नाउ क्वांटाइजेशन शब्द आपको समझ में आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वांटाइजेशन वर्ड? सिंपल है बहुत कि एनर्जी क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, उसी फिक्स ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, इधर उधर वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, जब वो इधर उधर नहीं जाएगा तो जो जो मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये ठीक है। अभी भी मैं बोर के मॉडल पे नहीं गया हूँ, बोर के मॉडल में भी बहुत डिटेल में बात होगी। ठीक है, सो डोंट वरी, अभी एक बैकग्राउंड हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो छोटी क्लासेस में तो क्या होता है, डायरेक्टली आपको बोर मॉडल मिल जाता है और कंडीशन खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए, ये दो Yes, sir. पॉइंट की वजह से बोर के Yes, sir. मॉडल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये पार्ट तो आप रिमूव कर सकते हैं, कोई मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप फील करिए कि बोर के मॉडल का डेवलपमेंट इस तरह से होता है। अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो ये रेडिएशन ऐसी होती है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, और इनका जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। लेट मी शो यू द डायग्राम फॉर बेटर क्लियरिटी। ये देखिए, ये जो तरीका है वेव को समझने का, ठीक है, यहाँ पे हम किसको समझने की कोशिश कर रहे हैं?
वेव्स। वेव के लिए दूसरा टर्म क्या यूज करते हैं? रेडिएशन। ठीक है, वेव के लिए दूसरा टर्म क्या यूज करते हैं? रेडिएशन। अभी देखो ये जो वेव्स है या फिर रेडिएशन है वो किस तरह से प्रोपेगेट करती है। तो यहाँ पे हम किस रेडिएशन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनकी बात कर रहे हैं। और ये वाला काम किसने करके दिया है हमें? मैक्सवेल ने। ठीक है, सो मैक्सवेल जो थे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थियरी प्रपोज करी, और इस थियरी को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल थियरी। ठीक है, क्लासिकल थियरी ऑफ वेव। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबसे पहले क्लासिकल थियरी बताई गई थी मैक्सवेल के द्वारा। और जब भी क्लासिकल थियरी हम लगाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी हम क्लासिकल थियरी लगाएंगे तो यहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई होती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटोनियन मैकेनिक्स? न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब होता है कि जब आप, जो आपने काइनेमेटिक्स तो अभी पढ़ रहे हो, काइनेमेटिक्स या खत्म हो गया? इक्वेशन ऑफ मोशन, वन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 याद है? सर वो अभी बाकी है चैप्टर अभी में। बाकी है ऐसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरह की टर्म्स आपने आगे चल के आप देखोगे। ठीक है ना? Yes, sir. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू विल सी दीज थिंग्स। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस लगती है इनको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे और न्यूटन्स के जो फोर्स फोर्स के नियम है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, याद है इस तरह से। तो ये वाला जो फॉर्मूला है जब भी आप अप्लाई करते हो तो हम उसको बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सो क्लासिकल थियरी जब भी हम अप्लाई करते हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को वो फॉलो करती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्लासिकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आगे मैं चल के यूज करूंगा क्वांटम थियरी। ठीक है, तो क्वांटम थियरी आगे आएगी जिसकी वजह से सारा के सारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर या टीवी या न्यूज़ देखते हैं तो आपने सुना होगा क्वांटम कंप्यूटर। सुना है? किसी ने सुना है ये क्वांटम कंप्यूटर? Means sir, new that modern जो क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर, का मतलब वही होता है सर। क्वांटम कंप्यूटर्स का काम क्या है? जो आपने सुपर कंप्यूटर सुने हैं, सुपर कंप्यूटर, Yes, sir. सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल पावर जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो किसी भी टास्क को बहुत जल्दी खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है वो उससे भी कई गुना, मतलब यू कैन से 1 लाख टाइम्स मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो जो काम सुपर कंप्यूटर कर सकता है उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, so recently Google has, you know, is able to develop this quantum computer। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि क्वांटम थियरी जो है वो अगर हम ठीक से अंडरस्टैंड कर गए तो डेफिनेटली हम जो भी हमारे नेचर के जितने भी मिस्ट्रीज हैं उन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज क्वांटम इज सो पावरफुल। ठीक है, we'll try to understand quantum theory as well, बट नॉट इन ग्रेट डिटेल। थोड़ा बेसिक ही आपको समझाया जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि क्लासिकल थियरी का जनरल आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप है ना किसी चलती हुई गाड़ी को देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आप देख के ये बता सकते हैं कि ये गाड़ी स्पीड में जा रही है, ये स्लो जा रही है। तो जब आपको दिखाई देती है ना चीजें, यू कैन सी विथ योर नेकेड आइज, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स। मतलब वो आपको फील हो रहे हैं, यू कैन फील दोज थिंग्स। बट क्वांटम कॉन्सेप्ट क्या होते हैं जिनको आप फील नहीं कर सकते हैं? ठीक है,
जैसे मैं ये कहूँ कि मैं है ना एक टाइम में t इक्वल टू लेट्स से 20 सेकेंड पे अहमदाबाद में भी हूँ और पालनपुर में भी हूँ, ठीक है। तो क्या ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है? एट द सेम टाइम, ठीक है, मैं दोनों जगह पे प्रेजेंट हूँ, मैं ऐसा कहूँ, तो क्या इज दैट पॉसिबल? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं लगता है अगर आप क्लासिकल तरीके से सोचोगे, लेकिन क्वांटम थ्योरी बोलती है कि हाँ ये पॉसिबल है कि नहीं? मजेदार। Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं ना, बहुत छोटे पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, सो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वहां पे क्वांटम थियरी अप्लाई होती है। और क्वांटम थियरी अप्लाई होती है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड एट मल्टीपल पोजीशन एट द सेम टाइम। ठीक है, आपको समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह पे हो सकता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया।